इरबा की ये तारीखी सरजमीन, क्योंकि इस सरजमीन से एक ऐसे शख्स का जुड़ाव, इस सरजमीन को एक ऐसे शख्स ने अपने खून पसीने से सींचा है, जिनकी कहानियां, जिनके किस्से, जिनके किए गए काम हम दिल्ली में, उत्तर प्रदेश में बैठ के सुना करते थे। मरहूम अब्दुल रज्जाक साहब एक ऐसी शख्सियत कि आज जब उनके बारे में मैं डॉक्यूमेंट्री देख रहा था तो मुझे इस बात पर फख्र हो रहा था कि हमारे माशरे में, हमारे समाज में ऐसे ऐसे बुजुर्ग पैदा हुए हैं जिन्होंने इस मिट्टी में अपने पसीने से, अपने खून से ऐसे ऐसे दरख्त बोए हैं कि वो आज फल फूल रहे हैं, तो न जाने कितने हजारों लोगों को साया दे रहे हैं और अपना फल दे रहे हैं। मैं खुशनसीब हूं कि इस कार्यक्रम का हिस्सा हूं। खुशनसीब हूं कि मैं मरहूम अब्दुल रज्जाक साहब के बारे में और उनके जो बेटे हैं, उनके जो नए काम है, उसको जानने समझने का मौका मुझे मिला। अनवार साहब से मेरी मुलाकात जब मैं माइनॉरिटी डिपार्टमेंट का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना तो उसके कुछ दिन बाद हुई। मैं तलाश रहा था कि मुझे झारखंड में माइनॉरिटी डिपार्टमेंट का एक अच्छा चेयरमैन बनाना है, तो मेरे पास तक इनका नाम आया। मैंने कोशिश की, मैंने इनसे बात की, बहुत देर हमारी इनकी मुलाकात हुई, लेकिन ये अलग मिजाज के आदमी है। इन्होंने हमसे कहा कि मैं बनूं, उससे ज्यादा अच्छा होगा कि बोकारो के मंजूर अंसारी को आप माइनॉरिटी डिपार्टमेंट का अध्यक्ष बनाएं। तो मुझे हैरत भी हुई और मुझे फख्र भी हुआ कि एक इंसान ऐसा भी है कि जो खुद कुर्बानी देकर के कह रहा है कि नहीं, ये ज्यादा बेहतर, ये ज्यादा भागने दौड़ने वाला इंसान है, आप इसके बारे में सोचें तो अच्छा हो। अनवार साहब से उस दौरान से मुलाकात है। मैं बुनकरों के बीच में खड़ा हूं, मैं बहुत ज्यादा तकरीर नहीं करूंगा और लफ्फाजी वाली कोई तकरीर नहीं करूंगा। मैं बुनियादी बातों पे बात करूंगा। सबसे पहले मौलाना साबिर साहब ने और जमील अख्तर साहब ने कुछ सवाल उठाए हैं, कुछ मांग अपनी रखी है जो बहुत जायज है, और उसके लिए जिस भी मोर्चे पर आवाज उठानी पड़ेगी, आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में मैं बहुत पुख्तगी के साथ उस पर आवाज उठाऊंगा, अपनी बात रखूंगा। एक चीज आपको माननी पड़ेगी, आपने बहुत सियासी लोगों को भी देखा है और बहुत सियासत भी देखी है। लोग आपके बीच में आते हैं और कहते हैं कि आप हमारे साथ खड़े होइए, हम आपके लिए लड़ेंगे। लेकिन मैं इमरान प्रताप गढ़ी हूं, मैं इससे पहले आपके बीच में कभी नहीं आया, लेकिन जिस दिन मैं पार्लियामेंट में पहुंचा, आपकी दुआओं ने, आपकी गुमनाम दुआओं ने मुझे जब पार्लियामेंट में पहुंचाया, इस देश की सबसे बड़ी पंचायत में पहुंचाया, तो जब मुझे बोलने का दूसरा मौका मिला, जब पहला मौका मिला तो मैंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के बच्चों की फीस का मुद्दा उठाया, जेएनयू के नजीब का मुद्दा उठाया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का मुद्दा उठाया, जामिया के बच्चों का मुद्दा उठाया। और जिस दिन मुझे दूसरी बार मौका मिला बोलने का, उस दिन मैं उपराष्ट्रपति महोदय के पास गया और मुझे कहा 0 आवर में मुझे 3 मिनट बोलने के लिए चाहिए, बहुत जरूरी एक मुद्दा है, बड़ी मुश्किल से वक्त मिलता है। जो सुबोध खान सहाय साहब इस बात को समझते हैं, तो उन्होंने कहा कौन सा ऐसा जरूरी विषय है जिसमें तुम इतना जोर देकर के कह रहे हो कि मुझे समय चाहिए। मैंने कहा नहीं सर, मुझे 3 मिनट का समय चाहिए ही चाहिए, मुझे 0 आवर पे बात करनी है। तो बोले कौन से विषय पे बात करोगे? तो मैंने कहा सर मुझे बुनकरों पे बात करनी है। तो बोले ये एक अलग विषय है, इतना इसको 0 आवर में मत उठाओ, कभी जब पार्टी का समय मिले तो उसमें बोलना। मैंने कहा नहीं सर, मेरे लिए ये सबसे जरूरी विषय है, मुझे इस पे आवाज उठानी है, मुझे इस पे बोलना है। और जब मुझे 3 मिनट का वक्त मिला तो आपने देखा कि मैंने कोशिश की कि हिंदुस्तान का वो बुनकर समाज जो कृषि के बाद इस देश को सबसे ज्यादा रोजगार देता है, उस बुनकर समाज के बारे में मैंने पूरी कोशिश से, पूरी हिम्मत से, पूरी जुर्रत से हुकूमत की आंख से आंख डाल करके आपकी आवाज उठाई। तब मैं आपके बीच में आया भी नहीं था, हमारा आपसे कोई डायरेक्ट कनेक्शन भी नहीं था, लेकिन मैंने पहले आपकी आवाज उठाई पार्लियामेंट में, फिर आपके बीच में आया हूं, क्योंकि ये मेरा बहुत दिन से ख्वाब था।
हुकूमतों ने बहुत साजिश करके, बहुत प्लान करके वो छोटे छोटे उद्योग जो आपके परिवारों में चूल्हा जलाते हैं, जिसकी वजह से, जिन रोजगारों की वजह से, जिन उद्योगों की वजह से आपको किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ता, हुकूमतों ने पूरी साजिश से उसे बर्बाद करने की कोशिश की है और बहुत हद तक कामयाब हुए हैं। मैं महाराष्ट्र से सांसद हूं, मैंने देखा है कि किस तरह से भिवंडी में तकरीबन कोरोना के दौरान 2 लाख से ज्यादा पावर लूम की मशीनें कबाड़ में बिक रही हैं। मैं आज यहां इरबा में खड़ा हूं, मैं 2 तारीख को मालेगांव जा रहा हूं बुनकर सम्मेलन के लिए। मालेगांव में 50,000 से ज्यादा बुनकर उस सम्मेलन में होंगे उस दिन। मैं उनसे बातचीत करने के लिए जा रहा हूं, क्योंकि मेरा मानना है कि वो समाज जो हमारा ही है, वो समाज जहां से उठ करके हम आए हैं, वो समाज जिसकी खुददारी पूरी दुनिया में मशहूर है, वो समाज जो अपना हाथ भीख मांगने के लिए नहीं उठाता बल्कि अपनी उंगलियों के हुनर से धागों से धागे जोड़ता है और लोगों के जिस्मों को लिबास देता है, वो समाज आज बदहाली का शिकार है। और उसकी बहुत सारी वजहें हैं। मैं यहां अपने सारे सियासी साथियों को सुन रहा था, मंत्रियों को भी सुना, विधायकों को भी सुना। देखिए, बहुत तकरीरें हो चुकी, अब सिर्फ तकरीरों से काम नहीं चलेगा, तकरीरों से पेट नहीं भरेगा, हमें लड़ना पड़ेगा, अपनों से भी लड़ना पड़ेगा, अपनी सरकार से भी लड़ना पड़ेगा और यह कहना पड़ेगा कि नहीं, यह करके देना पड़ेगा आपको, क्योंकि यह हमारा हक है। मैं अभी अनवार साहब से बात कर रहा था। अनवार साहब, मैं आपको दावत देता हूं, राहुल जी कल यूएसए जा रहे हैं, अमेरिका जा रहे हैं, उनके प्रोग्राम लगे हुए हैं, वो लौट के आए तो आप एक डेलीगेशन बनाइए बुनकर प्रतिनिधियों का। मैं राहुल गांधी जी से भी आपकी मुलाकात करवाता हूं और उनके सामने बैठ करके अपनी बात रखिए, और जहां हमारी हुकूमतें हैं कम से कम हम वहां इस समाज को इंसाफ जरूर दें, ये हमारी जिम्मेदारी है। मुझे खुशी है कि आपने सतरंगी चादर की बात की, बन्ना गुप्ता जी ने तुरंत ये बात बताई कि रिम्स में ऑलरेडी ये नियम बन चुका है और वहां सप्लाई हो रही है। ये बहुत खुशी की बात है। मैं चाहता हूं कि बन्ना गुप्ता जी के लिए, स्वास्थ्य मंत्री के लिए एक बार जोरदार ताली बजाएं। लेकिन अगली बार मैं ताली बजवाने आपसे और दुआएं दिलवाने एक बार फिर आऊंगा, तब जब राज्य के भी अस्पतालों में, तमाम डिस्ट्रिक्ट अस्पतालों में भी ये योजना लागू हो जाएगी, और लागू हो जाएगी। बन्ना जी को सारे हुनर आते हैं। बन्ना जी जिस दिन सीरियसली चाह लेंगे कोई रोक नहीं पाएगी, कोई सरकार उन्हें नहीं रोक पाएगी, मैं ये बात जानता हूं। उधर बादल जी बैठे हैं, मैंने पहला ऐसा बादल देखा जो गरजता कम है, बरसता ज्यादा है। कल से उनसे मुलाकात हुई, बड़े सौम्य आदमी है, और कल मैंने पहला नेता देखा कि उन्होंने कार्यक्रम में यह कहा कि नहीं, मैं भाषण नहीं दूंगा, मैं सिर्फ सुनने आया हूं कार्यक्रम, और बोकारो में उन्होंने भाषण नहीं दिया। आज जब बैठे थे तो मैंने उनसे कहा कि आप सहकारिता के मंत्री हैं, आप चाहें तो बहुत काम हो सकता है बुनकरों के लिए, और उन्होंने मुझे वहां बैठे बैठे पूरा भरोसा दिलाया कि नहीं, हम जल्द से जल्द अलग से बजट की भी मांग करेंगे, और जो टेक्निकल इश्यूज हैं हम अपने सेक्रेटरी से बात करके उसे दूर करने की भी कोशिश करेंगे। दूसरी एक जरूरी बात, मैं माइनॉरिटी डिपार्टमेंट का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं। बंधु जी ने एक बात कही कि माइनॉरिटी डिपार्टमेंट का मतलब सिर्फ मुसलमानों का डिपार्टमेंट नहीं होता, बिल्कुल सच बात है। और बंधु जी, कम से कम मैं जब से आया हूं अल्पसंख्यक विभाग का राष्ट्रीय अध्यक्ष बन के, मैंने इस मिथक को तोड़ा है। हमारे 5 जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं हमारी कमेटी में, उसमें एक जैन है, उसमें एक सरदार है, उसमें एक ईसाई है, और अभी बहुत ढूंढ करके मैं उसमें एक पारसी भी ले आया हूं कि सारे समाजों को प्रतिनिधित्व मिले, सारे समाज साथ में काम करें। और आपको जान के खुशी होगी कि हमने कर्नाटक, जहां अभी हमने चुनाव जीता, वहां हमने माइनॉरिटी डिपार्टमेंट की तरफ से प्रभारी एक जैन को लगाया, अल्पसंख्यक विभाग का प्रभारी एक जैन वहां लगा। और आज सुबह ही हम बोकारो के एक सरदारों के प्रतिनिधि मंडल से सुबह गेस्ट हाउस में मुलाकात करके तब यहां आए हैं। आप भरोसा रखें, आप उम्मीद रखें,
माइनॉरिटी में आने वाली जो 6 कम्युनिटीज हैं, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी और मुसलमान, यहां उनमें से जो जो कम्युनिटी पाई जाती हैं, उनमें से किसी के भी हक के लिए जब भी लड़ना पड़ेगा, इमरान प्रतापगढ़ी आपको अपना प्रदेश अध्यक्ष लेकर के सबसे आगे खड़ा मिलेगा। यह मेरा आपसे वादा है।